मैनेट्स आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका आप लोग वो वीडियोस जाके जरूर चैनल पे देखिएगा। अगर आपने वो वीडियोस देख लिए तो आपको उस वीडियो में जो भी बताया है वो तुरंत याद हो जाएगा। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अभी तक देखा बीएनएस का जो फुल फॉर्म है वो भारतीय न्याय संहिता है। वहीं इसका जो एक्ट नंबर है वो 45 ऑफ 2023 है। सेक्शंस ये 358 सेक्शंस के साथ 20 चैप्टर्स को कवर करता है। समिति स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के द्वारा इसे लाया गया था। सबसे पहले ये लोकसभा में आया 20 दिसंबर 2023 को। वहीं राज्यसभा में पास हुआ 21 दिसंबर 2023 को। वहीं प्रेसिडेंट की इसको सहमति प्राप्त हुई 25 दिसंबर 2023 को। और इसी के साथ ये संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2024 से इनफोर्स हो गया। हमने सेक्शन 1 में सेक्शन 1 से लेकर 6 तक के क्लॉज दिए गए, जिसमें सेक्शन 1 के पहले क्लॉज में बात की गई है संक्षिप्त नाम जो भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। 2 में बताया गया कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त तिथि करेगी। 3 में बताया कि भारत के भीतर जो भी अपराध किए जाते हैं वो भारत में ही दोषी माने जाएंगे। 4 में बताया गया भारत के बाहर किए गए किसी भी कृत्य को भारत में किया हुआ माना जाएगा। वहीं 5 में बताया गया कि किन अपराध पे लागू होगा। तो अगर भारत के किसी विमान द्वारा किसी कंप्यूटर द्वारा अगर भारत के बाहर भी कोई अपराध किया जाता है तो ये माना जाएगा कि वो भारत में ही किया गया है। वहीं 6 क्लॉज बात करता है कि ये किस पे प्रभावी नहीं होगा। तो ये तीनों सेनाओं पे लागू नहीं होगा। ये स्पेशल लॉ पे लोकल लॉ पे ये अप्लाई नहीं होगा। वही अगर हम आगे देखें, हमने सेकंड देखा था सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस के बारे में बात करता है, जिसमें हम 1 से लेकर 7 तक की डेफिनेशंस को देखा था। जिसमें पहले नंबर पे हमारी एक्ट जो कि बताती है कार्यों की श्रृंखला के साथ कार्यों की मतलब एक कार्य या कार्यों की श्रृंखला है वो भी कार्य होगी। एनिमल्स मनुष्य के अलावा सभी व्यक्ति एनिमल्स होंगे। 3 बात करता है चाइल्ड जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को यहाँ पे चाइल्ड माना गया। वहीं 4 काउंटरफीट के बारे में बात करता है, मतलब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के सदस्य अगर हम इस आशय से रखते हैं जो उससे क्या कर सके धोखा कर सके तो काउंटरफीट कहलाता है। वहीं 5 बात करता है हमारा कोर्ट के बारे में, जिसमें न्यायाधीश कोई एक न्यायाधीश है या कोई न्यायाधीशों का निकाय है जो न्यायिक कार्य कर रहे हैं तो वो न्यायाधीश यानी कोर्ट के न्यायालय कहलाएगा। 6 में डेथ की बात कर रहे हैं, किसी मनुष्य की मृत्यु से जब तक इसके विपरीत स्पष्ट ना हो ये माना जाएगा किसी मनुष्य की डेथ हुई है। वहीं 7 डिसऑनेस्टी के बारे में बात करता है, मतलब किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए या अनुचित हानि पहुंचाने के इरादे से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी कहलाता है। वहीं हमने नेक्स्ट देखा था 8 से लेके 10 तक की डेफिनेशंस को, जिसमें हमारी 8 में बताया गया डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज की परिभाषा, जिसमें बताया गया कि किसी भी पदार्थ पर अक्षरों अंकों या चिन्हों के माध्यम से व्यक्त की गई कोई भी बात जिसका उपयोग हम काय के लिए करते हैं साक्ष्य यानी एविडेंस के रूप में करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दोनों ही डॉक्यूमेंट्स शामिल है। जिसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप, चैट, बैंक चेक, पावर ऑफ अटर्नीज, अनुबंध, नक्शा, चेक, निर्देश, विनिमय पत्र, ये सब क्या है डॉक्यूमेंट्स हैं। वही 9 बात करता है कपटपूर्वक यानी फ्रॉडुलेंट के बारे में, जिसमें किसी भी कार्य को धोखा देने के इरादे से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारा कपटपूर्वक कहलाएगा। वही 10 बात करता है लिंग के बारे में, जिसमें क्या नाम थे पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर, जिसको भी नया ऐड किया गया है बीएनएस में। तीनों को शामिल किया गया है। अगर ट्रांसजेंडर का अर्थ पूछा जाएगा तो ट्रांसजेंडर व्यक्तिगत अधिकारों संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2K के अनुसार इसे ट्रांसजेंडर माना जाएगा। यहाँ पे हमने नोट किया है ट्रांसजेंडर को बीएनएस में न्यू ऐड किया गया है। सेक्शन 211 की बात करें जो कि गुड फेथ यानी सद्भावना के बारे में बात करता है, जिसमें 2 चीज होना आवश्यक है। पहला तो कोई भी कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया हो और दूसरा उचित ध्यान के साथ किया गया हो। वहीं अगर सेक्शन 212 की बात करें जो कि आपकी गवर्नमेंट की बात करता है, जिसपे 2 गवर्नमेंट आती है, पहली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट आती है यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। वहीं अगर हम 213 की बात करें
213 हार्बर के बारे में बात करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अगर हम उसे किसी भी प्रकार की क्या करते हैं सहायता, मतलब आश्रय दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पेय पदार्थ दे रहे हैं, धान, कपड़े, हथियार या किसी भी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हार्बर के अंतर्गत आएगा। वहीं पे हमारा 214 बात करता है इंजुरी यानी क्षति के बारे में। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अगर हम गैर कानूनी रूप से कोई हानि पहुंचाते हैं, चाहे वो उसके शरीर को हो सकती है, उसके मन को हो सकती है, उसकी प्रतिष्ठा या उसकी संपत्ति को हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगी, इंजुरी कहलाएगी। वहीं पे 215 हमारा बात करता है इलीगल्स या इलीगल्स अवैध या लीगली बाउंड के बारे में, जो कि बात करता है कि अवैध कोई भी कार्य अवैध क्या हो कब होगा, जब वो अपराध या कानून द्वारा निषेध हो, या तो अपराध हो, कानून द्वारा निषेध हो, या फिर दीवानी कार्रवाई के लिए क्या करता हो, आधार उत्पन्न करता हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा। वहीं पे लीगली बाउंड क्या कहलाएगा, तो लीगली बाउंड मतलब कानूनी रूप से बाध्य कहा जाता है, मतलब जिसे ना करना उसके लिए गैर कानूनी, मतलब ऐसा कोई कार्य है जो कि गैर कानूनी है लेकिन उसे कानूनी रूप से उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, लीगली बाउंड कहलाएगा। सेक्शन 216 में हमने देखा था जज कौन होता है, यानी न्यायाधीश कौन होता है। तो विधि द्वारा न्याय करने के लिए जो अधिकृत होगा वो आपका जज यानी न्यायाधीश कहलाएगा। वहीं ऐसा निर्णय देने वाला जो अपील ना होने पर जिसकी अपील क्या हो जाती है, अंतिम हो जाती है। ऐसा निर्णय देने वाला व्यक्ति जो पुष्टि पर अंतिम हो जाता है जिसका निर्णय, या वह व्यक्ति या निकाय जिसे न्यायिक निर्णय का अधिकार है देने का, तो वो क्या कहलाएगा, आपका जज यानी न्यायाधीश कहलाएगा। वहीं पे हमने सेक्शन 217 में देखा था लाइफ, जो मानव के जीवन में से है, मतलब मानव के जीवन से लाइफ का वो। वहीं हमने 218 में देखा था आपका लोकल लॉ। लोकल लॉ आपका वो है जो कि एक विशिष्ट भाग यानी पार्ट को लागू होता है। वहीं हमने सेक्शन 219 में देखा था मैन यानी पुरुष की परिभाषा, जो किसी भी आयु के पुरुष से बताया गया है। वहीं हमने सेक्शन 220 में देखा था मंथ एवं ईयर्स की परिभाषा, जिसकी गणना हम ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के अनुसार करेंगे। 2 का सब क्लॉज 21 जो बात करता है चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है, यानी भूमि तथा भूमि से स्थायी रूप से जो जुड़ी नहीं होती हैं वो सारी हमारी क्या कहलाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। वहीं 2 के सब क्लॉज 22 में हमने देखा था संख्या यानी नंबर को, जिसमें एक वचन और बहुवचन दोनों को ही शामिल किया गया था। वहीं 2 के सब क्लॉज 23 में हमने शपथ यानी ओथ को देखा था। शपथ यानी ओथ हमारा होता है कानून द्वारा शपथ के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई गंभीर प्रतिज्ञा, कानून द्वारा आवश्यक या अधिकृत कोई घोषणा, लोक सेवक के समक्ष या साक्ष्य के उद्देश्य से की गई घोषणा, चाहे वो न्यायालय में हो या न्यायालय के बाहर हो, वो हमारी क्या कहलाती है, ओथ यानी शपथ कहलाती है। वहीं हमने 2 के सब क्लॉज 24 में अपराध की परिभाषा देखी थी। ऐसा कोई भी कार्य या ऐसा कोई भी लोभ जो विधि द्वारा दंडनीय हो वो हमारा अपराध कहलाएगा। वहीं हमने 2 के 25 में लोप यानी ओमिशंस की परिभाषा देखी थी, यानी ऐसा कोई भी कार्य जो विधि द्वारा किया जाना आवश्यक हो किंतु नहीं किया जाता वो हमारा क्या कहलाएगा, लोप कहलाएगा। वहीं पे हमने 2 के सब क्लॉज 26 में देखा था व्यक्ति यानी पर्सन की परिभाषा, जिसमें शामिल है कोई भी कंपनी, संघ, व्यक्तियों का निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं हो, वो हमारी क्या कहलाएगा, व्यक्ति कहलाएगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 27 में दिया है पब्लिक, यानी पब्लिक तात्पर्य जनता का कोई भी वर्ग या समुदाय जो पब्लिक कहलाएगा। 228 बात करती है आपके पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक के बारे में। न्यायालय का कोई भी अधिकारी, रिसीवर तथा पैसे मापने वाला कोई भी व्यक्ति होगा आपका क्या कहलाएगा, लोक सेवक कहलाएगा। वहीं लोक सेवक में कौन कौन शामिल नहीं होते हैं, तो विद्यालय का या विश्वविद्यालय का कोई भी परीक्षक है वो आपका लोक सेवक नहीं होगा। सहकारी समिति का सचिव, बीमा कंपनी का सर्वेक्षक या निजी कंपनी का कर्मचारी, ये सब आपके लोक सेवक नहीं कहलाएंगे। वहीं सेक्शन 2 सब क्लास 29 बात करती है रीजन टू बिलीव यानी विश्वास करने के कारण को, जिसका तात्पर्य है जब उसके पास उस बात को सत्य मानने के लिए पर्याप्त कारण होंगे तभी रीजन टू बिलीव वहां पर अप्लाई होगा। वहीं पे बात करती है सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 जो बात करती है स्पेशल लॉ यानी विशेष विधि की, जो किसी विशेष विषय पर लागू होती है वो आपका स्पेशल लॉ कहलाता है।
यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 231 किसे परिभाषित करती है? ए वसीयत को, हुई मूल्यवान प्रतिभूति को, सी लोक सेवक को, या डी विशेष विधि को। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारा जो स्पेशल लॉ है वो हमारा काय में दिया है 230 में दिया गया है, वहीं पे लोक सेवक हमारा काय में दिया गया है 229 में दिया गया है। तो 231 में जो बात की जा रही है वो आपकी मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी शब्द का क्या अर्थ है? ए ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न होता है, विस्तारित होता है, हस्तांतरित होता है, सीमित होता है या समाप्त होता है, केवल बैंक चेक, केवल संपत्ति का दस्तावेज या केवल न्यायालय का आदेश। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया गया कि अगर कहीं भी केवल वर्ड का यूज हुआ है तो वो तो आपका वैसे ही कट जाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है कि मूल्यवान प्रतिभूति एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कोई भी कानूनी अधिकार जो होता है वो हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम विस्तारित कर सकते हैं, उसको हम हस्तांतरित कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रतिभूति हमारी मूल्यवान प्रतिभूति कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। वही नेक्स्ट बात करता है कि किसी विनिमय पत्र के पीछे अपना नाम लिखता है। चूंकि इस पृष्ठांकन का प्रभाव यह है कि पत्र का अधिकार किसी भी वैध धारक को हस्तांतरित हो जाता है। क्या ये पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है? तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि किसी भी दस्तावेज को क्या करना, उत्पादित करना, विस्तारित करना है। तो हाँ, क्योंकि इससे कानूनी अधिकार का क्या हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ, ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, आपकी मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में जलयान यानी वेसल्स को परिभाषित किया गया है? ए धारा 2 सब क्लॉज 32, ए धारा 2 सब क्लॉज 33, सी धारा 2 सब क्लॉज 34 या डी धारा 2 सब क्लॉज 35। तो यहाँ पे बात की जा रही है जलयान यानी वेसल की। जलयान यानी वेसल को जो परिभाषित किया गया है वो आपका किया गया धारा 2 सब क्लॉज 32 में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 232 के अनुसार जलयान यानी वेसल्स में क्या अभिप्राय है? केवल समुद्र में चलने वाला कोई जहाज आपका वेसल कहलाएगा, कोई भी वस्तु जो जलमार्ग द्वारा संपत्ति या व्यक्तियों के परिवहन के लिए बनाई गई है वो वेसल कहलाएगा, केवल नाव और स्टीमर या केवल माल परिवहन हेतु प्रयुक्त जलयान। तो यहाँ पे केवल वर्ड यूज हुआ है तो ये दोनों ही आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास बचता क्या है कि वेसल जलयान आपका क्या होगा, तो कोई भी वस्तु जो जलमार्ग द्वारा चाहे वो संपत्ति हो या व्यक्ति हो को परिवहन के लिए बनाई गई है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, जलयान कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का कौन सा प्रावधान स्वेच्छा यानी वॉलेंट्री को परिभाषित करता है? ए धारा 2 सब क्लॉज 33, बी धारा 2 सब क्लॉज 34, सी धारा 2 सब क्लॉज 35 या डी धारा 2 सब क्लॉज 36। तो स्वेच्छा यानी वॉलेंट्री को जो परिभाषित करता है वो आपका कौन सा है? तो हमने अभी देखा 231 में हमारा किसको परिभाषित किया गया है, मूल्यवान प्रतिभूति को। टू 31 हमारा किसको बताता है, मूल्यवान प्रतिभूति। 232 हमारा किसको बताता है, तो जलयान। वही 233 हमारा बताता है स्वेच्छा यानी वॉलेंट्री को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 233 के अनुसार स्वेच्छा यानी वॉलेंट्री से क्या तात्पर्य है? ए जब कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उत्पन्न करने का आशय रखता है या उसके उत्पन्न होने की संभावना को वो जानता है,
ए जब कोई व्यक्ति दुर्घटनावश हो जाए, बी जब कोई कार्य दबाव में किया जाए, या डी जब कोई कार्य बिना जानकारी के किया जाए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कीजिए। बात की जा रही है स्वेच्छा यानी वॉलंटरी की। स्वेच्छा यानी वॉलंटरी, स्वेच्छा मतलब अपनी खुद की स्वेच्छा से हम कोई कार्य अगर करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्वेच्छा से हुआ कार्य कहलाता है। तो यहाँ पे जब बोला क्या, जब कोई कार्य दुर्घटनावश हो, तो दुर्घटना के कारण हुआ तो वो तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्सीडेंटली हो गया। जब कोई कार्य दबाव में किया जाएगा, दबाव में किया जाए तो वो भी हमने स्वेच्छा से नहीं किया है। जब कोई कार्य बिना जानकारी के किया जाए तो वो भी हमारी स्वेच्छा में नहीं आएगा। तो हमारा जब कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उत्पन्न करने का आशय रखता है, मतलब उसे पता है कि अगर मैं ये कार्य कर रहा हूं तो इससे ये परिणाम क्या है, उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, वह ये चीज जानता हो, या उसके उत्पन्न होने की उसकी संभावना भी है, तो भी क्या है, वो स्वेच्छा से उस कार्य को कर रहा है। सपोज अगर एक व्यक्ति है, उसने एक घर को आग लगा दी, ठीक है, उसको ये पता था कि इस आग के लगाने से आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनको भी क्या होगी, दुर्घटना होगी, उन लोगों को भी चोट लगेगी, ठीक है। तो उसने ये जानते हुए आग लगाई, तो लोगों को चोट पहुंचाने के लिए भी वो क्या होगा, स्वेच्छा से क्या होगा, जिम्मेदार होगा, ठीक है। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उत्पन्न करने का आशय रखता है या उसके उत्पन्न होने की संभावना को जानता है तो वो स्वेच्छा से उस कार्य को करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का कौन सा प्रावधान वसीयत को परिभाषित करता है? ए धारा 2 सब क्लॉज 34, बी धारा 2 सब क्लॉज 35, सी धारा 2 सब क्लॉज 36 या डी धारा 2 सब क्लॉज 37। तो यहाँ पर बात की जा रही है आपकी वसीयत यानी विल की। तो हमने अभी देखा मूल्यवान प्रतिभूति काय में है आपकी, मूल्यवान प्रतिभूति आपकी काय में थी 2 सब क्लॉज 31 में। वहीं हमारे 2 सब क्लॉज 32 में हमारा क्या था, जलयान। वहीं 2 सब क्लॉज 33 में हमारा क्या था, स्वेच्छा। अब हमसे पूछे वसीयत विल काय में होगी, तो ये होगी आपकी 234 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 सब क्लॉज 34 के अनुसार वसीयत की क्या क्या शामिल है? वसीयत में क्या क्या शामिल? ए वसीयतनामा खुद, बी मृत्यु पत्र, सी वसीयत में किया गया कोई भी परिशिष्ट या संशोधन, या उपरोक्त सभी। तो जो वसीयत विल है उसमें आपके वसीयतनामा, मृत्यु पत्र, वसीयत में किया गया कोई भी परिशिष्ट या संशोधन अगर हम करते हैं तो वो ये सभी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में महिला यानी वुमेन को परिभाषित किया गया? ए धारा 2 सब क्लॉज 34, बी धारा 2 सब क्लॉज 35, सी धारा 2 सब क्लॉज 36 या डी 2 सब क्लॉज 37। तो महिला यानी स्त्री की यहाँ पे बात की जा रही है जिसको परिभाषित किया गया है आपके काय में तो 2 सब क्लॉज 35 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 सब क्लॉज 35 के अनुसार स्त्री से क्या तात्पर्य है? ए 18 वर्ष से अधिक आयु की स्त्री से, बी विवाहित स्त्री से, सी किसी भी आयु वर्ग की स्त्री से, या डी केवल वयस्क स्त्री से। तो यहाँ पे स्त्री यानी वुमेन को बीएनएस में जिसमें परिभाषित किया है वो आपकी धारा है 2 सब क्लॉज 35 और इसके अनुसार वुमेन यानी स्त्री से तात्पर्य है किसी भी आयु वर्ग की स्त्री से, मतलब हर आयु की स्त्री यहाँ पे स्त्री कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है।